नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए विचारक के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे, और वो मध्य युग के कुछ प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों में से एक है, और उनका नाम है संत थॉमस एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास जो है इटली के नेपल्स राज्य में 1225 में एक कुलीन घराने में उनका जन्म हुआ, और स्वाभाविक रूप से उनका जो लालन पोषण हुआ वो बहुत ही अच्छे वातावरण में उनका लालन पोषण हुआ। जहाँ तक उनके कृतित्व की बात है तो उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। सुम्मा थियोलॉजिका अर्थात धर्मशास्त्र का संक्षेप, अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल, राजाओं का शासन, रूल ऑफ प्रिंसेस, और एक है सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। ये उनकी कुछ खास पुस्तकें हैं, जिसमें सुम्मा थियोलॉजिका काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी, जिसके कारण उनको ख्याति मिली। सुम्मा थियोलॉजिका में संत थॉमस एक्विनास ने एक ऐसे दर्शन की रचना की जिसमें विज्ञान, दर्शन, धर्मशास्त्र का समन्वय है। और दर्शन शास्त्र में इस प्रकार की दर्शन धारा को स्कॉलर्टिज्म या विद्वतावाद कहा जाता है। थॉमस एक्विनास के कुछ प्रमुख विचार हैं, जिसमें उनके कुछ राजनीतिक विचार हैं और उनके कानून के संबंध में विचार हैं। मध्य युग में अरस्तु के विचारों का ईसाई धर्म की मान्यताओं के साथ सामंजस्य करने के कारण संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु या ईसाई अरस्तु भी कहा जाता है। मध्ययुगीन चिंतन की समस्याओं और प्रवृत्तियों की जो अभिव्यक्ति है वो एक्विनास के दर्शन में उसकी अभिव्यक्ति होती है। और ये माना जाता है कि थॉमस एक्विनास का जो दर्शन है वो संपूर्ण मध्ययुगीन चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है। अरस्तु का विवेकवादी दर्शन, रोमन विधि की धारणा और प्रारंभिक ईसाई धर्मों गुरुओं के जो विचार थे, इन विचारधाराओं का संत थॉमस एक्विनास के अपने विचारों में इनका एक तरह से सामंजस्य है, और ये उनकी विद्वता का परिचायक है। और बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक्विनास पे सवाल प्रमुख रूप से दो टाइप से पूछे जाते हैं। या तो सीधे उनके राजनीतिक विचार पूछ लेते हैं, या फिर इस तरह का कमेंट पूछ लेते हैं कि क्या थॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु हैं, इस पे अपनी टिप्पणी कीजिए। या फिर उनके एक्विनास के कानून के संबंध में जो विचार हैं उन पर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस संदर्भ में हम पहले थॉमस एक्विनास के जो राजनीतिक विचार हैं उन पर कुछ चर्चा करेंगे। तो उसमें राज्य के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में
मध्य युग में एक मत प्रचलित था कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के पाप के कारण हुई है। अतः राज्य एक प्राकृतिक संस्था न होकर पाप वृत्ति के कारण उत्पन्न हुई एक आवश्यक बुराई है, और राज्य सरकार का मुख्य कार्य मनुष्य की इस पाप वृत्ति पर ही नियंत्रण करना है। लेकिन राज्य के संबंध में एक्विनास के विचार जो हैं वे थोड़े जुदा हैं, अलग हैं। एक्विनास यूनानी दार्शनिकों के इस विचार को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, और राज्य इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह मनुष्य की बुराइयों पर रोक लगाता है या लगाता हो, वरन इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता, या राज्य के बाहर वह पूर्ण आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। अपने विचारों में, अपने चिंतन में एक्विनास से मध्ययुगीन जो विचार हैं उनमें कुछ संशोधन करते हैं, और एक्विनास का ये कहना है कि राज्य का कार्य केवल मनुष्य की पाप वृत्ति पर नियंत्रण करना नहीं है, वरन एक ऐसी संस्था है जिसमें रहकर मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है, और मनुष्य के अपने विकास के लिए राज्य नितांत आवश्यक है। एक्विनास राज्य को एक बंधन के रूप में न मान करके और उसको एक स्वाभाविक प्राकृतिक संस्था के रूप में वो मानते हैं। एक्विनास एक राष्ट्रीय राज्य को प्राथमिकता देते हैं। एक्विनास का ये कहना है कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के लिए सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होकर झुंड में रहना अधिक नैसर्गिक है। राज्य मनुष्य के पापों का परिणाम नहीं, अपितु मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है। यहाँ पर अरस्तु और थॉमस एक्विनास के विचारों में समानता है, साम्य है, कि राज्य का जो आविर्भाव है या राज्य की जो उत्पत्ति है वो जीवन के लिए हुई है। राज्य की जीवन के लिए उत्पत्ति बताते हुए अरस्तु ने कहा था कि राज्य की निरंतरता अच्छे जीवन के लिए है। हमने इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए और सद्जीवन के लिए बना हुआ है। थॉमस एक्विनास भी इसी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं कि अच्छा जीवन क्या है। इस प्रश्न पर थॉमस एक्विनास अरस्तु की धारणा को त्याग कर ईसाइयत की मान्यताओं को स्वीकार करता है। अरस्तु के लिए अच्छे जीवन का तात्पर्य व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास से था, और संत थॉमस अच्छे जीवन की व्याख्या ईसाई मान्यता के अनुसार प्रस्तुत करते हैं और लिखते हैं कि अच्छा जीवन धर्म का जीवन है, ईश्वर की अनुकंपा का जीवन है, जिसमें मनुष्य के शरीर की भौतिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त उसकी आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस भांति संत थॉमस एक्विनास मनुष्य की आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति को राज्य के उच्च उद्देश्यों के साथ जोड़ देता है, मिला देता है। अरस्तु के लिए राज्य व्यक्ति से पूर्व है, जहाँ व्यक्ति का चरम उद्देश्य अच्छा नागरिक बनना है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपने आप को राज्य की गोद में रख देता है। लेकिन यहाँ पर संत एक्विनास जो है वो अरस्तु से आगे बढ़कर ये मानता है कि व्यक्ति का कर्तव्य अच्छा आदमी बनना है, जिस उद्देश्य की पूर्ति का राज्य एक साधन मात्र है। तो थॉमस एक्विनास के अनुसार
राज्य व्यक्ति की सामाजिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये राज्य के बारे में थॉमस एक्विनास के अपने कुछ खास विचार हैं। जहाँ तक राज्य के वर्गीकरण की बात है, तो एक्विनास से अरस्तु के विचारों को आदर्श मानता है और अरस्तु की भांति वो सामान्य हित पर आधारित राज्यों को अच्छा और न्यायपूर्ण और अपने हित को लक्ष्य मानने वाले राज्य और शासन प्रणाली को, यानी स्वार्थ के आधार पर जो शासन प्रणाली उसको निकृष्ट है मानता है। और 6 प्रकार के स्टेट राज्य बताए हैं उसने, और निरंकुश शासन तंत्र को वो सबसे खराब बताता है। और इस दृष्टि से वो राजतंत्र का जो है भ्रष्ट रूप है। इसके बाद वो कुलीन तंत्र, मध्य जनतंत्र यानी पॉलिटी, सामंत तंत्र और लोकतंत्र का क्रम प्रस्तुत करते हैं। लेकिन विभिन्न शासन प्रणालियों में जहाँ अरस्तु का झुकाव मध्यवर्गीय लोकतंत्र अर्थात पॉलिटी की तरफ था, हमने अरस्तु के विचारों को पढ़ते हुए देखा था, लेकिन एक्विनास का झुकाव जो है राजतंत्र की ओर है। और राजतंत्र के समर्थन में उसने अनेक तर्क दिए हैं। उनका पहला तर्क तो ये है कि एकता समाज का मुख्य उद्देश्य है। सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की जो बागडोर है, शासन का जो नियंत्रण है, वो एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। दूसरा लॉजिक राजतंत्र के औचित्य को सिद्ध करने के लिए वो प्रस्तुत करते हैं और उसमें कुछ सादृश्य प्रस्तुत करते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का, दिल का शासन होता है, मधुमक्खियों पर रानी मक्खी का शासन होता है और समस्त ब्रह्मांड में एक ईश्वर का शासन है, उसी प्रकार राज्य में एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए। एक्विनास का ये मानना है कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि वह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है। उसके अनुसार विभिन्न राज्यों के क्रियात्मक जो अनुभव हैं, फंक्शनल एक्सपीरियंस जो हैं, उससे भी ये सिद्ध होता है कि राजतंत्र ही श्रेष्ठ है। जहाँ प्रजातंत्रीय प्रणाली है वहाँ अनेक प्रकार के झगड़े, फूट, दलबंदियाँ होती हैं और राजतंत्र में शांति समृद्धि होती है। राजतंत्र का एक दोष ये होता है कि वो तानाशाही और अत्याचारी शासन में कन्वर्ट हो सकता है, बदल सकता है। परंतु एक्विनास का विचार है, विश्वास है कि ये बुराई तो राजतंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्र में भी अधिक पाई जाती है। लेकिन थॉमस एक्विनास जॉन ऑफ सेल्सबरी की भांति अत्याचारी शासन के विरुद्ध है। किंतु थॉमस एक्विनास सेल्सबरी की भांति जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं देता। उसके अनुसार ये आवश्यक नहीं कि राजा की हत्या से प्रजा के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाए। थॉमस ने राजतंत्र को वंशानुक्रम में रखने के बजाय उसको निर्वाचित कर देने की परंपरा का वो समर्थन करते हैं। तो ये उन्होंने राज्य के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए। फिर सरकार के बारे में उनका ये कहना है कि प्रजा उचित जीवन व्यतीत कर सके, शांति व्यवस्था बनी रहे, ऐसी परिस्थितियाँ शासन क्रिएट करे, ऐसी परिस्थितियाँ व्यवस्था पैदा करे जिससे लोग शांतिपूर्ण अपना जीवन का पालन कर सकें, जीवन का निर्वाह कर सकें। इसमें कानूनों का उचित पालन होना चाहिए, बाह्य शत्रुओं और आक्रांताओं से सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए, सड़कों को सुरक्षित रखनी चाहिए, चोर डाकुओं के उपद्रव से मुक्ति रहनी चाहिए और राज्य के लिए एक विशेष मुद्रा चलाई जानी चाहिए। तौल भार की एक समुचित प्रणाली होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। राज्य को अपनी जनसंख्या को सीमित रखना चाहिए। इस तरह से
थॉमस एक्विनास न्यायी और अन्यायी शासक की धारणा में ये मानते हैं थॉमस एक्विनास कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उनका जो विचार है इस संदर्भ में वो है न्यायी और अन्यायी शासकों की धारणा। उनकी मान्यता है कि जो शासक विधि से नैतिक दृष्टि से बंधा है और विधि के अनुसार उसको कार्य करना चाहिए, और विधि को कसौटी मानकर थॉमस कहता है कि जो शासक कानून के अनुसार कार्य करता है उसका शासन न्यायपूर्ण है, और विधि के प्रतिकूल जो शासन है वो अन्यायपूर्ण है। वैधता और न्याय के आधार पर वो शासकों का भेद करते हैं। किसी शासक के आदेश कानून दो आधारों पर अन्यायपूर्ण हो सकते हैं। पहला, यदि वह शासक ने विधि पूर्वक सत्ता प्राप्त नहीं की हो, अर्थात जब उसने सत्ता को अवैध तरीके से हड़प लिया हो, और दूसरा वह अवैध कार्यों को करने का आदेश देता हो। तो इन दोनों परिस्थितियों में शासक के जो कार्य हैं वो अन्यायपूर्ण हैं। तो ये उनके शासक के बारे में कुछ खास विचार हैं। जहाँ तक दास प्रथा के बारे में विचार है तो अरस्तु की भांति एक्विनास भी दास प्रथा का समर्थन करता है, किंतु इस संबंध में उनके आधार जो हैं वो भिन्न हैं। जैसे अरस्तु ने दास प्रथा का जो समर्थन किया है उसको तर्कों के आधार पर सिद्ध किया है, बौद्धिक आधार पर उसको प्रस्तुत किया है कि समाज में कुछ ही विवेकशील होते हैं, बाकी मूर्ख होते हैं। और अगस्ताइन दास प्रथा को पापियों को दंड देने की ईश्वरीय व्यवस्था मानता है, किंतु एक्विनास ने तर्क दिया है कि इस प्रथा से सैनिकों में वीरता, शौर्य, उत्साह की भावना का संचार होता है, और सैनिकों को युद्ध में अधिकाधिक वीरता प्रदर्शित करने के लिए ये भावना प्रोत्साहित करती है कि वो विजयी हो और दास नहीं बने। तो इस प्रकार दास प्रथा के समर्थन का दृष्टिकोण व्यावहारिक है, कुछ सीमा तक अरस्तु से भिन्न भी है, और ये उनका दासता के बारे में कुछ खास विचार है। धर्मसत्ता और राजसत्ता के संदर्भ में जहाँ तक एक्विनास के विचारों की बात है तो मध्यकाल में जो प्रतिपादित दृष्टिकोण है उसका ही वो समर्थन करते हैं, और उनका ये विचार है कि विश्वास के क्षेत्र में चर्च अंतिम सत्ता होने के कारण उसे लौकिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च होना चाहिए। शासक का यह कर्तव्य है कि वो लौकिक कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपादित करे, और इस दृष्टि से राज्य के अधिकार पुरोहित और पादरी वर्ग और चर्च के दैवीय कानून के अधीन होनी चाहिए। यदि कोई शासक चर्च की आज्ञाओं की अवहेलना करता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है, बहिष्कृत किया जाना चाहिए। और मध्यकाल में पोप का भी यही विचार था कि राजा ईश्वर की प्रतिमूर्ति हो सकता है, लेकिन वो चर्च की अवहेलना करे तो उसे बहिष्कृत कर देना चाहिए। एक्विनास का इस संबंध में विचार था कि नागरिक कल्याण और मुक्ति से संबंधित सभी विषयों में पोप को जो सत्ता है वो सर्वोच्च होनी चाहिए, और इस प्रकार उसने चर्च को लौकिक, आध्यात्मिक सभी मामलों में सर्वोच्च स्थिति प्रदान की है। एक्विनास ने राजसत्ता और धर्मसत्ता यानी राज और चर्च के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करते हुए एक जहाज का रूपक प्रस्तुत किया है कि राज्य रूपी जहाज पर राजा बढ़ई की भांति होता है, जिसका कार्य आवश्यक मरम्मत और जहाज को ठीक हालत में रखना होता है, किंतु चर्च का कार्य जहाज के चालक जैसा है जो उसे निश्चित स्थान की ओर ले जाता है, और जिस प्रकार बढ़ई जहाज के चालक के अनुशासन में रहता है उसी प्रकार राज्य और उसके शासक को चर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए। तो इस प्रकार एक्विनास ने राज्य के समस्त व्यक्तियों, संस्थाओं पर चर्च का प्रभुत्व सिद्ध किया है, लेकिन फिर भी वह पोपशाही में जैसा चलता था
पोपशाही का वैसा पोषण वो नहीं करते जैसा पूर्व के विचारकों ने किया है। फोस्टर ने इस संदर्भ में लिखा है कि एक्विनास के लिए चर्च सामाजिक संगठन का ताज है और वह लौकिक संगठन का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि उसकी पूर्णता है। तो ये थॉमस एक्विनास के कुछ खास राजनीतिक विचार हैं। धन्यवाद।